हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस बार फिर क्लास 10th के बच्चों के लिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को फिर दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, सॉइल इरोजन और ये दूसरा जो टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सॉइल इरोजन जो है बहुत ही हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप बढ़िया जानते हैं कि सॉइल कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है लिविंग थिंग्स के लिए। ये सॉइल को हमें कंजर्व भी करना है, बचाना भी है। सॉइल इरोजन हमारे लिए गलत है। तो अब हम पहले समझेंगे कि सॉइल इरोजन में होता क्या है। बच्चों, सॉइल इरोजन में जो मिट्टी है वह किसी जगह से कट कर बह जाती है या उड़ जाती है। इसमें दो एजेंट सबसे ज़्यादा काम करते हैं, एक हवा और एक दूसरा है पानी। यह दोनों चीज़ों के एक्शन से, यानी ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर हम कह सकते हैं, यह मिट्टी जो है वह कट जाती है और दूसरी जगह चली जाती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है ना नेचर में होता है, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, सॉइल इरोजन में मिट्टी जो है कट जाती है ड्यू टू द टू एजेंट्स। इसमें दो एजेंट काम करते हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वाटर, यानी पानी और हवा के कार्यों के द्वारा मिट्टी जो है वह एक जगह से कटकर दूसरी जगह चली जाती है। तो जो मिट्टी कटाव हो गया, यानी एक जगह से जो मिट्टी कट गई, इसे ही सॉइल इरोजन कहा गया है। तो अब हम लोगों को जानना है कि सॉइल इरोजन किन किन कारणों से होता है, क्योंकि जब हम उन कारणों के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम उसके बचाव के बारे में भी समझ सकते हैं और बचाव के तरीके भी अपना सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को एक एक करके सॉइल इरोजन के कारणों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए हैं सॉइल इरोजन का सबसे पहला जो कारण है वह है डिफॉरेस्टेशन, यानी जो जंगल को अंधाधुंध काट दिया जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं जंगल के, वह मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब आप जंगल काट दीजिएगा, जंगल के पेड़ों को अंधाधुंध काट दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन को आप बढ़ावा देंगे, क्योंकि मिट्टी को पकड़ने वाला तो आपको ही रहा नहीं। जो मिट्टी को पकड़ के रखता था, जिसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखती थी, आप उन वृक्षों को ही काट दिए हैं। तो जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो आप सॉइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं। दूसरा समझिएगा, ओवर ग्रेजिंग, यानी ये जो ग्रास होते हैं यह भी कहीं ना कहीं मिट्टी को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो जब ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं तो वो घास जो होते हैं वह काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, जो मिट्टी को पकड़ नहीं पाते हैं। और उसके बाद यदि हवाएं आती हैं या पानी की जो फ्लो है वो धार आती है, तो वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेके चली जाती है। फिर एक अगला कार्य होता है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। कई बार कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए या रेलवे लाइन बनाने के लिए हम कई जगह से मिट्टी को काट देते हैं। तो बहुत तरह के कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम मिट्टी को काटने का काम कर देते हैं। और उसके बाद आता है माइनिंग। यदि हम कहीं माइनिंग का भी काम करते हैं तो वहाँ का जो सॉइल होता है वह अपने आप बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ अब माइनिंग का काम होता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं जिसके कारण वहाँ की जो टॉप सॉइल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये सारे कार्य जो हैं मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, इसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी हम मनुष्य कुछ ऐसे क्रियाएं करते हैं जिनके कारण मिट्टी जो है अपने जगह से कट जाती है और दूसरे जगह चली जाती है। तो इसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, यानी मनुष्य भी जिम्मेदार है सॉइल इरोजन के लिए। उसके बाद हम आते हैं एक अगले फैक्टर की तरफ, और वो है फ्लड, यानी बाढ़। बाढ़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। आप जानते हैं हर साल बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आती हैं। तो बाढ़ जो आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे सॉइल को बहा कर लेके चली जाती हैं। अभी आप टीवी पर देख सकते हैं चारों तरफ बाढ़ का माहौल है।
और हर तरफ जो बाढ़ का पानी गाँव में घुस चुका है। अब समझिए जो बाढ़ का पानी लौटेगा तो अपने साथ कितनी सारी मिट्टियों को बहा कर लेकर चला जाएगा। तो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में फ्लड भी हो सकता है। यह नेचुरल फैक्टर है। प्रकृति भी कुछ ऐसी विपदाएं लाती हैं, कुछ ऐसे प्रकृति आपदाएं आती हैं जिससे मिट्टी कटाव होता है। विंड, हवाएं के बारे में भी लिखा है कि जब विंड तेजी से बहती है वो भी बहुत सारी मिट्टियों को, जब हवाएं तेजी से बहती है तो वो भी बहुत सारी मिट्टियों को बहाकर ले जाती है। स्टॉर्म यह हवाओं का ही एक तेज रूप होता है। शक्तिशाली विंड होते हैं जो बहुत सारी मिट्टियों को बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो स्टॉर्म भी इसमें काफ़ी मदद करते हैं। फिर हेवी रेनफॉल, यानी काफ़ी भारी जब बारिश होती है तो उस बारिश के कारण भी जो मिट्टियां होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बह जाती हैं। तो ये सब कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण है बच्चों जिसके कारण सॉइल इरोजन का काम होता है, मिट्टी कटाव का काम होता है। अब आते हैं सॉइल इरोजन के कुछ टाइप्स को समझते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स को समझाया गया है कि जब सॉइल इरोजन होता है वह किस किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं गलीज, यानी मिट्टी गलीज जैसे सॉइल इरोजन को बनाती है, यानी मिट्टी कटाव का यह रूप है गलीज। ये कहाँ तैयार होते हैं बच्चों? जहाँ गिल्ली मिट्टी होती है। तो गिल्ली जहाँ मिट्टी होती है वहाँ जब पानी जो है मिट्टी को काटती है तो आप क्या देखेंगे कि उस गीली जमीन में कई तरह की दरारें बन जाती हैं और उन दरारों से पानी जो है आराम से बहने लगते हैं। तो इस तरह का अगर चीज तैयार होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गलीज। उसके बाद सीट इरोजन होता है। सीट इरोजन यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से कभी कभी बहुत सारी बारिश की जो पानी होते हैं वो जब बहने लगते हैं तो अपने साथ उन पहाड़ों पर की बहुत सारी मिट्टियों को भी बहा ले जाते हैं। तो इस तरह के इरोजन को कहा गया है सीट इरोजन, जो कि पहाड़ी एरिया में, पर्वतीय एरिया में दिखाई देता है। जब पहाड़ों पर से पानी स्लोपिंग की तरफ नीचे गिरती हैं तो बहुत सारे मिट्टियों को जो उस पर रहते हैं उन मिट्टियों को बहा कर देकर चली जाती हैं। इसे सीट इरोजन कहा गया है। उसके बाद नंबर आता है विंड इरोजन का। तो सिंपल है, विंड के माध्यम से जो इरोजन होता है, हवा के माध्यम से जब मिट्टी एक जगह से कटकर दूसरी जगह चली जाती है तो इसे विंड इरोजन का नाम दिया गया है। इस तरह का विंड इरोजन का जो केस है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादातर दिखाई देता है, डेजर्ट एरिया में दिखाई देता है जहां अक्सर सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स, बालू का टीला तैयार होता है और वहां मरुस्थल में ये हवाएं अक्सर जो सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, उसको उड़ाकर दूसरे जगह ले जाते हैं और वहां एक टीला तैयार कर देते हैं। तो ये जो केस है विंड इरोजन का, यह सबसे ज़्यादा यानी राजस्थान के डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सॉइल इरोजन के कौन कौन से फैक्टर हैं और किस किस तरह के सॉइल इरोजन होते हैं। तो अब आइए, अब हम लोग इस सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के तरीकों पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम सॉइल इरोजन को कंजर्व करेंगे, कैसे उसे बचाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका दिया गया है, बाय कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हम मनुष्य अपने कुछ कार्यों को कंट्रोल कर लें तो हम इरोजन को रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम जंगल काटने का जो काम करते हैं, अंधाधुंध जो जंगल काटते हैं, उसे हमें कंट्रोल करना होगा और उसके जगह पर हमें एफॉरेस्टेशन का काम करना होगा। अधिक से अधिक हमें जंगल लगाने होंगे, अधिक से अधिक हमको वृक्षों को लगाने होंगे। अगर हम ये काम करते हैं, एफॉरेस्टेशन का काम करते हैं, अगर हम पेड़ अधिक से अधिक संख्या में लगाते हैं तो हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम ओवर ग्रेजिंग का जो काम होता है, जिससे सॉइल इरोजन होता है, हमें ओवर ग्रेजिंग पर ध्यान देना होगा और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना होगा और एक प्रॉपर तरीके से हमें ग्रेजिंग का काम शुरू करना होगा। अगर हम उचित तरीके से ग्रेजिंग का काम करेंगे तो हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज पर ध्यान देकर हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आपको समझाया गया है
बाय एडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड ऑफ फार्मिंग। कई जगह ऐसे देखे गए हैं जहां पर किसान खेती के गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी कटाव का वहां कारण बनता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इरिगेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा कर लेते हैं अपने खेतों में, जिसके कारण बहुत सारा जो मिट्टी है उन पानियों की सहायता से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, बहते हुए उन पानियों के धार में बहते हुए चले जाते हैं। तो खेती का कहीं गलत तरीका का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण मिट्टी कटाव वहाँ पर होती है। तो हम लोग अगर प्रॉपर मेथड अपनाएं, फार्मिंग का अगर प्रॉपर मेथड अपनाएं, यानी इरिगेशन का अगर सही मेथड अपनाया जाए, तो हम मिट्टी कटाव को बचा सकते हैं। पानी को भी बचा लेंगे और मिट्टी को कटने से भी हम लोग बचा सकते हैं, यदि हम इरिगेशन के मेथड पर ध्यान दें। अगला दिया है काउंटर फ्लोइंग। काउंटर फ्लोइंग का काम अगर हम करते हैं, यह काउंटर फ्लोइंग का काम पहाड़ी एरिया पर, हिली एरिया पर देखा जा सकता है, जहां पर अगर हम किसी तरह का प्लांटिंग का काम करते हैं, यहाँ हम प्लांटिंग यानी पेड़ लगाकर भी, बड़े बड़े पेड़ लगाकर भी पहाड़ों पर हम काउंटर करेंगे, यानी पानी के धार को रोकने का प्रयास करेंगे, या बहुत सारे पत्थर रख देंगे, बहुत सारे पत्थर रख देंगे उन पहाड़ों पर। पत्थर रख देंगे तो पानी का जो फ्लो होगा, जो स्पीड होगा उसमें, उसकी स्पीड को भी हम रोकने का काम करेंगे, जिससे कि इरोजन पर ब्रेक लगेगा और इरोजन ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह का काउंटर फ्लोइंग यदि हम पहाड़ी एरिया पर करते हैं, चाहे पेड़ों की सहायता से करें या पत्थरों की सहायता से करें, हम उसे रोकने का कोशिश करें, तो हम बहुत सारे मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर। और पहाड़ी क्षेत्रों पर एक और खेती किया जाता है, टेरेस फार्मिंग, यानी सीढ़ी नुमा खेती इसे कहते हैं। सीढ़ी जैसा पहाड़ों को बनाकर, काट कर और वहां पर खेती की जाती है, ताकि जो भी बारिश की पानी होते हैं जो काफ़ी स्पीड के साथ नीचे आते हैं, तो बहुत सारे मिट्टियों को बहा ले जाते हैं। तो यदि आप सीढ़ी जैसा वहाँ पर सीढ़ी के आकार जैसा यदि लैंड तैयार कर लेते हैं, स्लोप तैयार कर लेते हैं, तो पानी का जो फ्लो होता है उसमें उसके स्पीड में कमी आएगी, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो मिट्टी बह जा रही थी वो बहना बंद हो जाएगी। तो आप मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती करके। तो टेरेस फार्मिंग की मदद से भी हम मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। अगला आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में अक्सर देखिएगा बड़े बड़े खेत आप देख सकते हैं, आपके गांव में जो खेत होते हैं वहां आर बना रहता है, यानी जितने भी बड़े बड़े खेत होते हैं उनको अलग अलग आर में डिवाइड कर दिया जाता है। आर क्यों बना दिया जाता है? इसलिए आर बना दिया जाता है, और उस आर पर घास को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे फायदा ये होता है कि इस खेत की जो मिट्टी है वो दूसरे खेत में नहीं जाती है, क्योंकि बीच में एक आर बना हुआ है, और वो आर वो रोकने का काम करती है, मिट्टी को दूसरे खेत में जाने से रोकने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों के खेतों में यह दिखाई देते हैं। हम लोग अपने खेतों में यह स्ट्रिप क्रॉपिंग को अपनाते हैं, यानी हम एक आर बना लेते हैं और उस आर पर घास को उगने के लिए छोड़ देते हैं, और बाकी लैंड पर खेती की जाती है। तो इस तरह की खेती करने से भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जिससे हम अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और ये सारे जो फैक्टर हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है। तो बच्चों, हमको उम्मीद है आप लोगों को ये सॉइल इरोजन भी समझ में आ गया होगा, और सॉइल कंजर्वेशन के ये सारे मेथड भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपके ये सारे वीडियो जितने भी पार्ट्स हमने 7 पार्ट्स अब तक बनाए हैं, इसको बच्चों हम आप लोगों को प्ले लिस्ट में एक जगह रख देंगे। आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो एक जगह एक स्थान पर देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो अतुल सर को जितना हो रहा है आप लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का ज्योग्राफी समाप्त हुआ बच्चों। ये चैप्टर पढ़ाने का हम भरपूर प्रयास किए, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपने लाइक और शेयर के साथ हमको बताइएगा। और इसके बाद आप ये भी बताइएगा कि आप मतलब इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ये भी अतुल सर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसके बाद अतुल सर आप लोगों को क्लास 10th में कौन सा सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का कौन सा लेसन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आप ही के डिमांड को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से हमेशा दूर रहिए, मुस्कुराते रहिए
और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।